वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर अंजू मिस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ और एशिया में आइडिया ऑफ सोशलिज्म पॉपुलर होने लगा था, आज हम डिस्कस करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तक हमने जाना कि सोशलिस्ट के इतने एफर्ट्स के बाद भी वह अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन यूरोप में एक कंट्री में ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अपोजिट थी। रशिया में सोशलिस्ट ने अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के कारण गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया। फरवरी 1917 में रशिया में मोनार्की का ख़त्म होना और साथ ही अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान जो इवेंट्स हुए उन सभी को कहा गया रशियन रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जब भी बात रशियन रेवोल्यूशन की आती है तो अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनके बारे में डिटेल में जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे रशियन की सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में कि उस टाइम पे वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द रशियन एम्पायर इन 1914। In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. तो 1914 में रशिया पे जार निकोलस का राज चल रहा था। Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current day। तो मॉस्को के साथ साथ रशियन एम्पायर के अंडर फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस भी आते थे। और इतना ही नहीं, जो रशिया की बाउंड्रीज थी वो पैसिफिक और सेंट्रल एशिया स्टेट तक एक्सटेंडेड थी। और बहुत सारे रिलीजन्स भी आने लगे थे रशिया में, जैसे कि कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लेकिन इन सभी में से एक रिलीजन ऐसा था जिसे बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता था और वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो स्टूडेंट्स, रशियन एम्पायर के बारे में बेसिक आइडिया तो हमने ले लिया, लेकिन अब हम डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले रशिया की इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। At the beginning of 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists। तो जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो उस दौरान 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। वो एग्रीकल्चर पे ही उनकी जो लाइफ है वो डिपेंड थी, वो उनकी जो इकोनॉमी थी वो सारी एग्रीकल्चर से ही आती थी। और जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ थी जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, उनमें जो एग्रीकल्चर था वो 40 to 50% ही था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो जो कल्टिवेटर्स थे वो रशिया में अपने लिए तो प्रोड्यूस करते ही थे क्रॉप्स, वो मार्केट में बेचने के लिए भी प्रोड्यूस किया करते थे। और इसीलिए रशिया जो है वो ग्रेन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। और साथ ही रशिया में दो ऐसे इंडस्ट्रियलाइज एरियाज थे जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पाई जाती थी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और जो मॉस्को है वो रशिया की अब कैपिटल भी है। लेकिन इन लार्ज इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन क्राफ्ट्समैन किया करते थे और ये फैक्ट्रीज भी क्राफ्ट शॉप के आसपास ही बनाई जाती थी। स्टूडेंट्स, 1890 में रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड होने के कारण बहुत सारी फैक्ट्रीज 1890 में बनाई गई थी। साथ ही फॉरेनर्स ने भी फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और इस वजह से कोल, आयरन और स्टील की जो प्रोडक्शन थी वो डबल हो गई थी। स्टूडेंट्स, इनमें से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिविजुअल्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट थी वो इस बात को इंश्योर करती थी कि वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो लिमिटेड हों और उनके जो वर्किंग आवर्स हैं उन्हें ज़्यादा ना रखा जाए। अच्छा, अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनमें तो वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, उनके वर्किंग आवर्स भी लिमिटेड थे, वेजेस भी उन्हें ठीक मिल रही थी। लेकिन जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी, क्राफ्ट्स यूनिट्स थे, वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उन्हें काम करना पड़ता था। उनके जो वर्किंग आवर्स होते थे वो इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स से ज़्यादा होते थे और उनकी जो वेजेस थी वो भी कम थी। इस वजह से वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्हें ऑब्जेक्शन होने लगी। तो वर्कर्स ने क्या किया, उन्होंने सोशल ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए। इस बेसिस पे कि किस वर्कर के पास कितने स्किल हैं उस हिसाब से जो है उन्होंने अपने ग्रुप्स बना दिए। उन वर्कर्स ने खुद को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया।
लेकिन मेटल वर्कर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा स्किल्ड थे, तो इसलिए उन्होंने जो है खुद को जो है सभी ग्रुप से अबव रखा। वीमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। और 1914 में जो फैक्ट्री में लेबर थी, जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे, वो सिर्फ मैन ही नहीं थे। 31% जो लेबर थी वो वीमेन की थी, लेकिन उनकी जो वेजेस थी वो मैन के मुकाबले बहुत कम थी। तो इस तरह से जो वर्कर्स थे उन्होंने खुद को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब भी बात स्ट्राइक्स की आती थी बच्चों, तो वह एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ा किया करते थे। और फिर 1896 एंड 1902 में स्ट्राइक्स का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। वर्कर्स जो थे वो अपनी मांगे पूरी करने के लिए हमेशा स्ट्राइक्स पे उतर आते थे। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड की। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी, द क्राउन्स एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज। कंट्री साइड की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉपर्टी नोबिलिटी चर्च के पास ही थी, लेकिन जब बात आती थी लैंड्स को कल्टीवेट करने की तो सारा का सारा काम पीजेंट्स द्वारा कराया जाता था। इसीलिए पीजेंट्स ने भी वर्कर्स की तरह खुद को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे, लेकिन नोबिलिटी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। स्टूडेंट्स, रशिया के पीजेंट्स और फ्रांस के पीजेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। रशिया के पीजेंट्स सभी नोबिलिटीज़ की लैंड को हड़पना चाहते थे, जबकि हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्रांस के पीजेंट्स थे वो नोबिलिटीज़ के अंडर ही काम किया करते थे, स्लेव्स की तरह। लेकिन ये जो रशिया के पीजेंट्स थे ये फ्रांस के पीजेंट्स से बिल्कुल अपोजिट थे। इन्होंने तो रेंट पे करने से भी मना कर दिया, और जो नोबल्स की लैंड थी उन्हें उनकी लैंड्स को पाने के लिए इन्होंने लैंडलॉर्ड्स के मर्डर करना भी स्टार्ट कर दिए थे। और 1902 में ये मर्डर का सिलसिला साउथ रशिया में तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था, और 1905 आते आते तक ये जो मर्डर का सिलसिला चल रहा था लैंड्स हड़पने के लिए, ये पूरे रशिया में फैल चुका था। एंड देन जो रशिया के पीजेंट्स थे उन्होंने एक स्पेसिफिक रूल बनाया कि जो लैंड है उसे हम पीरियोडिकली डिवाइड करें आपस में। जिस पीजेंट को जितनी ज़रूरत है, जितनी लैंड की ज़रूरत है उसे उतनी दी जाए, उसे अपनी फैमिली चलाने के लिए, उसे अपनी लाइफ को चलाने के लिए जितनी लैंड की ज़रूरत है उसे उतनी ही दी जाएगी। और इस तरीके से उन्होंने आपस में लैंड को डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके की इकोनॉमी एंड सोसाइटी थी रशिया की 1914 के दौरान। That's all for today. Thank you, my dear students.